नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं उस शानदार कहानी की जिसने आधुनिक भारत यानी भरत को जन्म दिया। ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है, बल्कि एक महागाथा है, उतार चढ़ावों से भरी हुई। तो सवाल यही है कि आखिर एक अकेली व्यापारिक कंपनी पूरे उपमहाद्वीप पर शासन करने कैसे लगी। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक महान साम्राज्य के पतन से और कुछ नए और बहुत ही महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के मैदान में उतरने से। तो बात है 18वीं सदी की। भारत पर सदियों तक राज करने वाला जो मुगल साम्राज्य था ना, वो अब बिखर रहा था। और इस खाली हुई जगह को भरने के लिए यूरोपीय व्यापारी बेताब थे। और एक बात तो तय थी, वो सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने नहीं आए थे। तो उस दौर में हुआ ये कि कई यूरोपीय ताकतों ने भारत में अपनी अपनी व्यापारिक कंपनियां खोल लीं। पुर्तगाली थे, डच थे, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, और इन सब के बीच एक जबरदस्त होड़ मची थी। होड़ किस बात की? भारत के जो फायदेमंद व्यापारिक रास्ते थे उन पर कब्जा करने की। तो इस होड़ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाजी मार ले गई। पर सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, फर्क साफ था। ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट संस्था थी जिसका एक ही लक्ष्य था, मुनाफा, और इसके लिए वो तेजी से फैसले लेती थी। वहीं दूसरी तरफ जो उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, फ्रांसीसी, वो एक सरकारी कंपनी थे। मतलब हर काम में सुस्ती, सरकारी नियंत्रण, और बस इसी एक फर्क ने सब कुछ तय कर दिया। और यहां से कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरह की विडंबना है ये कि जैसे जैसे ब्रिटिश शासन भारत में अपनी जड़ें जमाता गया, उसने अनजाने में ही एक ऐसी चीज की नींव रख दी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो थी एक एकीकृत भारतीय पहचान। सोच कर देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक विशाल उपमहाद्वीप पर एक ही ताकत का शासन था। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए रेलवे लाइनें बिछाईं, संचार के साधन लाए, लेकिन इसका एक अनचाहा नतीजा निकला। अलग अलग प्रांतों और रियासतों में बटे लोग अब एक दूसरे से जुड़ रहे थे और उन्हें ये एहसास होने लगा कि उनका दुख सुख एक है। और यहीं से वो भावना जागी कि हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। और फिर 1905 में अंग्रेजों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने आग में घी डालने का काम किया, बंगाल का विभाजन। लेकिन इसके विरोध में एक जबरदस्त विचार पैदा हुआ, स्वदेशी। स्वदेशी मतलब अपना देश, आत्मनिर्भरता। मतलब अंग्रेजों का बनाया सामान नहीं खरीदेंगे, अपने देश में बनी चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार बन गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये आग सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रही। देखते ही देखते ये पूरे देश में फैल गई। बंगाल से लेकर पंजाब और मद्रास तक पूरे देश के नेता इस आंदोलन के लिए खड़े हो गए। और इस तरह एक क्षेत्रीय विरोध एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो आज़ादी की लड़ाई का पूरा तौर तरीका ही बदलने वाले थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। और भारत लौटते ही गांधी जी ने एक के बाद एक कई आंदोलन शुरू कर दिए। चंपारण में किसानों के लिए पहली बार सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए पहली भूख हड़ताल, खेड़ा में पहला असहयोग। हर बार वो देश को विरोध करने का एक नया और सबसे जरूरी अहिंसक तरीका सिखा रहे थे। और फिर आया पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी सामान, सबका बहिष्कार किया। छात्र, महिलाएं, किसान, व्यापारी, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भी अपने चरम पर थी। लेकिन तभी चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अचानक उनके इस फैसले से कई बड़े राष्ट्रवादी नेता भी हैरान और निराश थे। अब यहां से आगे आजादी की लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो गई। मंजिल सामने दिख रही थी, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, और जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बड़ी और दर्दनाक थी। आजादी, पर किस कीमत पर? यही वो सवाल था जो 1920 और 30 के दशक में हवा में तैर रहा था। क्योंकि एक तरफ आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई वो लगातार गहरी होती जा रही थी। और फिर आया 1942 का वो दौर जब गांधी जी ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया, भारत छोड़ो। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ आखिरी और सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने अपना वो प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। मतलब अब याचना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता।
दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटेन की हालत खस्ता हो चुकी थी। अब उनके लिए भारत पर राज करना मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। एक प्लान तैयार हुआ। प्लान ये था कि भारत को आज़ादी मिलेगी, लेकिन एक देश के तौर पर नहीं। देश का बंटवारा होगा, भारत और पाकिस्तान में। और सत्ता सौंपने की तारीख भी तय हो गई, 15 अगस्त 1947। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद था। सदियों की गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थीं। ये एक तरफ जश्न का बेहिसाब खुशी का दिन था, तो वहीं दूसरी तरफ ये इतिहास के सबसे बड़े और गहरे जख्मों का भी दिन था। हुआ ये कि दो नए राष्ट्रों के जन्म की कीमत इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे हिंसक पलायन से चुकाई गई। बंटवारे ने ऐसी भयानक सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लाखों लोगों को अपने पुरखों के घर छोड़ने पड़े। ये एक ऐसा घाव था जो उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल गया। और सोचिए, एक तरफ ये बंटवारे का दर्द था और दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी चुनौती मुंह खड़ी थी। चुनौती थी उन 560 से भी ज्यादा रियासतों की जो तकनीकी रूप से आज़ाद थीं। इन सबको एक साथ लाकर एक अखंड भारत का निर्माण करना, ये एक लगभग नामुमकिन सा काम था जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुमकिन कर दिखाया। तो कुल मिलाके भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है। ये जीत और गहरे जख्मों दोनों की कहानी है। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एकता, बंटवारे और इंसानी जज्बे की एक बहुत ही जटिल कहानी है। और इसकी जो विरासत है वो आज भी इस पूरे उपमहाद्वीप को, हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को आकार दे रही है। ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, है ना?